Good morning, ninth class. We will continue the chapter number 8 of history. History का chapter number 8 को हम continue करेंगे. यहाँ पे lesson number 8 बुक में है and copies में 4 हो जाएगा. British policies and administration in India after 1858. पहले हमने डिस्कस करा था कि 1858 के बाद मतलब 1857 के बाद 1858 में क्या चेंजेस आए, ब्रिटिश पॉलिसीज़ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था. वहाँ पे हमने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखा. उसके बाद द एक्ट ऑफ द 1858 देखा. ये जो एक्ट था 1858 का वो, फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेमेशन था क्वीन का, क्या उसमें कंटेंट थे कि मैं इंडियंस के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाएगा, अच्छे से बिहेव किया जाएगा, उनके राइट्स को उनके राइट्स की बात करेंगे, उसके राइट्स के प्रोटेक्ट की बात करेंगे, है ना, सेफ गार्ड की बात की थी. और इक्वली ट्रीट किया जाएगा इंडियंस को, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ब्रिटिश इंडियंस इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था पूरा का पूरा ब्रिटिश के हाथों में चला गया. दैन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट का फॉर्मेशन देखा हमने. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय, उसके काउंसिल के बारे में बात करी. और दैन जो हमारा प्रीवियस क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी. आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन भी हमने देखा. तो ये सब चीज़ें कैसे रीऑर्गेनाइज्ड हुई आर्मी, क्यों की गई थी, ये सब भी आपको बताया गया था. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आफ्टर 1858 वाइटल चेंजेस वर मेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन. 1858 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बदलाव देखे गए. द 1861 एक्ट ओपन अ न्यू फोर्सेस फॉर डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन. 1861 एक्ट में एक नए प्रोसेस का ओपन हुआ जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को डिवीज़न किया गया. लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस. लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म्ड की गई प्रोविंसेस में, अलग अलग प्रांतों में. लेजिस्लेटिव काउंसिल वर सेटअप इन बंगाल एंड बॉम्बे. लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप हुई बंगाल एंड बॉम्बे में 1862 में, उत्तर प्रदेश में 1886 में, वेस्ट बंगाल में 1894 में एंड असम में 1905 में. विद द ऑर्डिनेंस द ड्यूल रूल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एक ऑर्डिनेंस निकाला गया. इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एक ड्यूल रूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई. इस ऑर्डिनेंस के द्वारा 1935 में प्रोविंशियल सुपरमेसी केम इनटू फोर्स, और प्रोविंशियल सुपरमेसी बिल्कुल ताकत के साथ आई. प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर गिवन राइट्स टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, टोल टैक्स, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने राइट दिए कंट्रोल करने के लैंड रेवेन्यू पे, टोल टैक्सेस का, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया एंड लॉ एंड ऑर्डर को बनाया. लेटर सम मोर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस, और इसके बाद बहुत सारे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए. इसके बाद हम देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव. Local administration play an important role in fulfilling the main policies of the British government. Local administration एक important role play कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरतों को. ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरतें थी, उनकी जो मेन पॉलिसीज़ थी उनको पूरा करने में. The system introduced India by the British and is still prevalent with slight changes. ये सिस्टम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें कुछ चेंजेस थे. After 1861 necessities of Jilla Parishad and municipalities
were felt. So municipalities were established in Madras 1865, in Punjab in 1867 and उत्तर प्रदेश in 1868. 1861 के बाद ज़िला परिषद और म्यूनसिपैलिटीज़ को लगा कि कुछ ज़रूरतें हैं. सो म्यूनसिपैलिटीज़ एस्टैब्लिश की गई मद्रास में 1865 में, पंजाब में 1867 में और उत्तर प्रदेश में 1868 में. आफ्टर दैट म्यूनसिपल ऑर्डिनेंस वॉज पास टू levy local taxes to meet the expenditure on local administration and work. म्यूनसिपल ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद लोकल टैक्सेस बनाए जाने लगे. जो एक्सपेंडिचर थे ना उन पे लोकल टैक्सेस लगाया जाने लगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके वर्क के बेस पे. दिस हैड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड ऑन अदर हैंड इलेक्शन प्रोसेस गॉट अ बूस्ट. इस जो इनकम थी म्यूनसिपैलिटीज़ की उसमें इंक्रीज़ होने में मदद हुई, है ना. जो इनकम थी वो इंक्रीज़ होने लगी, उसमें मदद मिली. और दूसरी तरफ इलेक्शन प्रोसेस बूस्ट होने लगा, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा. लॉर्ड रिपन डिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सो ही कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लॉर्ड रिपन ने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, इसलिए उनको फादर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाने लगा. एन ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड इन 1881 एंड 1882 टू ब्रिंग चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉज. जो ऑर्डिनेंस पास्ड हुआ था 1881 से 1882 को लेके, उसमें कई बदलाव किए जा रहे थे. उसके लॉज को लेके, कानून को लेके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉ था ना, जो कानून था, उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे थे. ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years changes was brought about in constitutional power of municipality. ये जो मतलब अगले 2 साल के लिए जो चेंजेस किए गए उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी. किसको? म्यूनसिपैलिटीज़ को. इवन अ कॉमन मैन कुड वियर फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूनसिपल हेड. यहाँ तक कि जो कॉमन मैन था वो भी म्यूनसिपल हेड के लिए, उसके लिए भी पोस्ट रखी गई थी. मोस्टली कैपिटलिस्ट और वेल टू डू वर इलेक्टेड. जो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट थे ना, पूंजीवादी, जिनके पास बहुत पैसा था, वो और वेल टू डू, बहुत अच्छे से रहने वाले, उनके लिए ऐसा उन्हें इलेक्टेड किया गया था. आफ्टर 1882 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वर सेट अप इन द विलेज एंड इन 1908 द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. 1882 के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेटअप हुआ विलेजेस में. 1908 में कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कमीशन का, और पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ग्रोथ पे, मतलब पंचायत जो थी, गांव में पंचायतें होती हैं कि पता है आपको, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मतलब जिला बोर्ड जो होता है, उसकी ग्रोथ के लिए फोकस किया गया कि अब इनकी ग्रोथ करवानी चाहिए, है ना, इनको. तो इसलिए गाँव के लिए भी ये रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया. विद द 1935 एक्ट देयर ज्यूरिडिक्शन एक्सपेंडेड. 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग ज्यूरिडिक्शन एक्सपेंडेड हुआ, बढ़ने लगा. न्यायिक होता है, न्याय देने वाला, वो चीज़ें बढ़ने लगी. अंडर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ईच म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और विलेज पंचायत हैड टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग, वाटर सप्लाई, रोड ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन. But the dictatorial attitude of British officials denied the real benefits of these reforms to Indian people. Under the local administration के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे और विलेज पंचायत थे, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो लाइटनिंग देखें, गाँव में जो लाइटनिंग है उस पर ध्यान दें, वाटर सप्लाई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी उन्हीं का काम था, है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. रोड ट्रांसपोर्ट, रोड कैसा है, सैनिटाइजेशन की पूरी फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं है, ये सब किसका काम था? म्यूनसिपैलिटीज़ का था. बट लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, उनका डिक्टोरियल एटीट्यूड, तानाशाही रवैया जो था इंडियंस को लेके, उसमें उन्होंने बेनिफिट देने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, है ना, इंडियंस पीपल को. ये था हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. अब आते हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़.
इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रीस्ट्रक्चर्ड बाय द ब्रिटिश। जो इकोनॉमी पॉलिसी थी उसको ब्रिटिश ने रीस्ट्रक्चर्ड किया, दोबारा बनाया 1858 के बाद। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया जिसमें वो प्लंडरिंग एंड एक्सप्लॉइट करने लगे थे इंडिया के रिसोर्सेज को, है ना। बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे प्लंडरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग में मतलब शोषण करने लगे थे उसका। ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड अलाउ फ्री ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट हो रहा था सामान, उस मतलब बाहर से जो इधर आ रहा था उस पर टैक्स हटा दिया और उनको फ्री ट्रेड करने की परमिशन इंडिया में दे दी। दैट ल्यूर्ड लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज टू इंडिया। और बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपनीज हमारी इंडिया में आ गई थी। एंड दिस हैड अ डिज़ास्टरस इफेक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। और जब फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में सेट हो जाएंगी, उनका इंपोर्ट का टैक्स नहीं लगेगा, उनको यहाँ पे बिज़नेस का ट्रेड करने के लिए फ्री छूट मिल जाएगी, तो बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज़ जो हैं फॉरेन की वो हमारे इंडिया में सेटअप हो गई। और उनके सेटअप होने के बाद एक डिज़ास्टरस इफेक्ट, एक बहुत बुरा असर हमारी इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री में पड़ने लगा। इंडियन इंडस्ट्री वर द विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी। इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो विक्टिम हो गई इस पॉलिसी की, है ना। मतलब जिसके ऊपर बीतती है ना कोई चीज़ तो वो विक्टिम कहलाता है, तो वो पीड़ित हो गई इस पॉलिसी को लेके। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट। जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको प्रोटेक्ट किया गया था एंड फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। एंड इंटरेस्ट जो इंग्लैंड का इंटरेस्ट था किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को लेके हो चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, उसको पूरा किया जाने लगा। तो आपको समझ में आया है, द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसका काम हो गया था कि इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करना और वहाँ के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, पूरा करना। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ थी जिन्होंने सफ़र करा था ड्यू टू ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसी से, वो थी जूट, इंडिगो, टेक्सटाइल, वूलन, टी, रबर, कॉफ़ी, कोल, आयरन, स्टीम शिप एट्सेट्रा। जो मेन प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, जो मेन इंडस्ट्रीज़ थी जिन्होंने ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसी के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, वो थी जूट इंडस्ट्री, इंडिगो इंडस्ट्री। इंडिगो से आप समझ सकते हैं नील होता है ना, वाइट कपड़ों को वाइट करने के लिए नील दिया जाता है वो। टेक्सटाइल, वुलन, टी, रबर, कॉफ़ी, कोल, आयरन, स्टीम शिप एट्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हुई थी। अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द इनकम वॉज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो इनकम थी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसको डिवाइड किया गया। इंडियन फार्मर्स वर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज ऑफ लैंड रेवेन्यू पेयर्स एंड टेनेंट्स बाय अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ लेविंग लैंड टैक्स एंड टेनेंट क्लासेस वर क्रिएटेड। जो इंडियन फार्मर थे उनको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी में जो लैंड रेवेन्यू पेयर थे मतलब पे कर रहे थे, और दूसरा जो मतलब लैंड पे टैक्स दे रहे थे ना, वो टेनेंट्स और क्लास वर क्रिएटेड। इस तरीके से दो डिवीज़न हो गए इंडियन फार्मर के भी। दिस पॉलिसी वॉज अ बूम फॉर द मनी लैंडर। ये पॉलिसी मनी लैंडर्स के लिए तो अमृत के समान हो गई, है ना, बून। एंड दे prospered at the pitiful condition of villagers and laborers who lives become more miserable day by day। और जो विलेजर्स और लेबरर्स थे ना, मजदूर जो थे, उनकी कंडीशन तो माइजरेबल हो गई, बहुत ज़्यादा गिरने लगी डे बाय डे। और जो मनी लैंडर थे वो तो बढ़ने लगे, उनके पास पैसा आने लगा। क्योंकि क्या हो रहा था, जो इंडियन फार्मर थे ना जिनको एक कैटेगरी में डाला गया था, वो अपनी ज़मीन पे टैक्स देते थे, है ना, वो टैक्स पे करते थे। द लेबर्स वर्क फॉर अवर्स फॉर अ लिटिल अमाउंट। अब ये क्यों उनकी माइजरेबल कंडीशन हो गई दिन ब दिन, डे बाय डे, वो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो लेबर्स थे वो घंटों, छोटे से अमाउंट में बहुत देर घंटों काम करते थे, है ना। एट द सेम टाइम चाइल्ड लेबर वॉज ऑल्सो प्रमोटेड। और उसी समय चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट किया जा रहा था।
विच वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। इंडियन के इंटरेस्ट को तो छोड़ो, चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट किया जा रहा था, बच्चों से भी मजदूरी कराई जा रही थी। फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्प्लीटली हॉल्टेड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसने पूरा का पूरा रोक लगा दी इंडिया की प्रोग्रेस पे। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमने देखा कि दिन पे दिन जो कंडीशन थी इंडियंस की वो ख़राब होती चली जा रही थी, बहुत बुरी होती चली जा रही थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज हैड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थ्रू सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट। जो ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए थे सिविल सर्विसेज के थ्रू, उनको बहुत हाई गवर्नमेंट पोस्ट दी गई थी, ऑफर की गई थी। दो द इंडियन वर अलाउड टू अपीयर इन द सिविल सर्विस एग्ज़ाम 1853। यहाँ पे इंडियंस को भी सिविल सर्विस में अपीयर होने का अलाउ कर दिया गया था इन 1853 में, बट दे कुड नॉट टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन वो इस सिचुएशन का एडवांटेजेस नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज द एग्जामिनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन इंग्लैंड। क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम थे सिर्फ इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज्ड होते थे, एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश लैंग्वेज। और जो मीडियम था सिविल सर्विसेज का वो इंग्लिश था। द एज फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन वॉज 23 ईयर्स इन 1853। 1853 में जो एज थी इस एग्ज़ाम को अपीयर करने की वो थी 23 ईयर्स। इट वॉज रिड्यूस टू 21 इन 1860 एंड 19 इन 1876। जो रिड्यूस होके 21 हो गई 1860 में और 90 ईयर्स हो गई 1876 में। दिस मेड इट इवन मोर डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज। अब आप समझ ही सकते होगे कि अब ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी ना, मोर डिफ़िकल्ट हो गई इंडियंस के लिए कि वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कैसे देंगे। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले तो ये जो अगर वो अलाउ कर भी दिया उनको कि आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, उनको अलाउ भी करा, तो क्या वो इंग्लैंड जाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम था वो इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज्ड होता था और हायर पोस्ट दी जाती थी, ब्रिटिशर्स को ही हायर पोस्ट दे दी जाती थी, है ना, गवर्नमेंट की। और फिर इसमें सेकंड था कि इंग्लिश लैंग्वेज होती थी, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिए जाते थे। और उसके बाद 23 ईयर्स था एज एग्ज़ाम देने की, फिर जो 21 हो गई और फाइनली फिर 19 ईयर्स हो गई। दिस मेड इट इवन मोर डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज। तो ये चीज़ें सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम अगर इंडियन देना भी चाहता था तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। ओनली द यूरोपियन हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सिर्फ यूरोपियन के पास ही अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो ये एग्ज़ाम दे सकें। लेटर अंडर द प्रेशर एंड कांस्टेंट डिमांड ऑफ इंडियन। अब जब प्रेशर पड़ा और कांस्टेंट डिमांड की इंडियंस ने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट रेज द एज into limit 24 years in 1906 for civil services। जब इंडियंस ने इतना प्रेशर डाला, डिमांड करी, तो अगेन उसको 24 years कर दी गई। However, the Indian who availed this competition were mostly from upper class or well-wisher of British government। अब जो इंडियंस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे या तो वो मोस्टली फ्रॉम अपर क्लासेस, मतलब बहुत ज़्यादा अपर क्लास के होते थे, या तो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेल विशर होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेल विशर का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अच्छा चाहने वाले जो होते थे ना, उनको यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। ब्रिटिश एक पॉलिसी फॉलो कर रही थी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। 1883 में एक इल्बर्ट बिल पास हुआ जिसमें जो डिफरेंसेस थे। द 1883 इल्बर्ट बिल इज एन इंस्टेंस दैट एंडेड द डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश जजेस। With the ordinance in force, any Indian judges could hear a case against any European in his jurisdiction, but the bill had to be withdrawn in the face of fiery opposition by the Europeans।
एक ब्रिटिश जो थे वो एक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन के अगेंस्ट भेदभाव की। 1883 में एक इल्बर्ट बिल पास हुआ। इल्बर्ट बिल पास हुआ था 1883 में। इस बिल में बताया गया कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियन क्रिमिनल्स की भी हियरिंग कर सकते हैं, वो उनका भी मुकदमा लड़ सकते हैं, है ना। वो बिल ये था कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। जब यूरोपियन जज इंडियंस के अगेंस्ट केस लड़ते थे तो इस बिल में ये बताया गया कि इंडियन जज भी यूरोपियन का केस देख सकते हैं, उसकी हियरिंग सुन सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस बहुत फोर्स में आया, ठीक है, बहुत अच्छे से पास हो गया था, लेकिन जो ये बिल को बहुत जल्दी विथड्रॉ करना पड़ा, ये मतलब बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियंस थे इस बिल के बहुत ज़्यादा अपोजिशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे, इस वजह से उस बिल को वहीं के वहीं ख़त्म करना पड़ा। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है British education policy. In the beginning, the objective of the British policy was to make the Indians mental slaves. बिगिनिंग में जो ऑब्जेक्ट था ब्रिटिश पॉलिसी का कि वो क्या बनाना, इंडियंस मेंटल स्लेव्स। द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वाज इनिशियलाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। एक ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इनिशियलाइज की गई 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। द मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया बाय 1820। 1820 में मिशनरी आने लगा हमारे इंडिया में। स्टार्टेड इम्पार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन, और इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट होने लगी हमारी एजुकेशन में। दे प्रीच्ड क्रिश्चियनिटी अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडियंस, यानी इंडियंस को जो एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके साथ साथ उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बताया जाए। द 1854 वुड प्रपोजल हैज सजेस्ट टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन साइमल्टेनियसली विद द एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। और जो 1854 में एक वुड प्रपोजल था, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंग्लिश एजुकेशन को सब में फैला लिया जाए विद द एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश एजुकेशन को भी दिया जाना चाहिए। देयर वॉज ऑल्सो प्रपोजल टू ट्रेन द टीचर्स। यहाँ पे एक प्रपोजल और था कि जो इंडियन टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, है ना। For the first time on the secular basis, proposal were mooted to provide financial grants and scholarship to education institution। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सेक्युलर बेस पे कि ये प्रपोज़ल लाया गया और फाइनेंशियल ग्रांट्स और स्कॉलरशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया गया। फाइनेंशियल ग्रांट्स का मतलब होता है कि फाइनेंस करते हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, पैसा दिया जाता है एजुकेशन बढ़ाने के लिए, और स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप भी दी जाने लगी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से प्रपोज़ल को बढ़ाया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन कॉन्स्टिट्यूटेड हंटर कमीशन टू इम्प्लीमेंटेड द प्रपोजल ऑफ वुड्स डिस्पैच। 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन इम्प्लीमेंट करा, किसके प्रपोजल पे, वुड्स डिस्पैच के। दिस लैड एम्फेसाइज ऑन प्राइमरी एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन वर गिवन प्रायोरिटी। और इसमें एम्फेसाइज किया गया कि प्राइमरी एजुकेशन, फिजिकल और मेंटल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। In 1904, University Act was passed to affiliate the university and appoint professor as per needs of student। 1904 को यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया जिसमें एफिलिएट किया गया यूनिवर्सिटीज़ को, है ना। एफिलिएट मतलब कि मान्यता देते हैं ना, वो दी गई यूनिवर्सिटीज़ को, और वहाँ पे प्रोफेसर्स को स्टूडेंट्स की ज़रूरत के अनुसार अपॉइंट किया गया कि कौन से स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोफेसर अपॉइंट किए गए। द 1990 एक्ट एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट टू प्रोविंशियल काउंसिल। 1998 में 1919 एक्ट में
एंट्रस्ट किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर डिपार्टमेंट टू द प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंट्रस्ट किया गया। अंडर द सर्जेंट प्लान इन 1944 एजुकेशन वॉज मेड फ्री। सर्जेंट प्लान के अंदर 1944 में एजुकेशन को फ्री करा गया और एंड कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। एजुकेशन फ्री की गई और 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई इस प्लान में, इस सर्जेंट प्लान में जो 1994 को आया था। इनिशियली द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी माइट हैव नॉट बीन बेनिफिशियल टू इंडियंस बट प्लेड मेजर रोल इन द मोटिवेटिंग इंडियंस टूवर्ड नेशनल इंटीग्रिटी। अब जो इनिशियली जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी वो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल ही नहीं बनी, लेकिन बट इट प्लेड अ मेजर रोल इन द मोटिवेटिंग इंडियंस टूवर्ड नेशनल इंटीग्रिटी। लेकिन उसने एक मेजर रोल प्ले किया इंडियंस को मोटिवेट करने के लिए अपनी राष्ट्रीय अखंडता की तरफ, मतलब अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए की तरफ लोगों को मोटिवेट करना चालू कर दिया। ये किसमें? ये एजुकेशन पॉलिसी में। अब हम आते हैं ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन प्रिंस। ब्रिटिश की पॉलिसी इंडियन प्रिंस की तरफ। इन 1858 देयर वर 562 स्टेट्स रूल बाय इंडियन रूलर्स। 1858 में 562 स्टेट्स रूल कर रहे थे इंडियन रूलर्स के द्वारा। क्वींस प्रोक्लेमेशन हैड प्रॉमिस नॉट टू एक्सटेंड द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। क्वींस का जो प्रोक्लेमेशन था ना, जो घोषणा थी, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ब्रिटिश जो हैं वो टेरिटरीज को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके राइट को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी डिग्निटी और ऑनर जो है इंडियन प्रिंस का उनको रिस्पेक्ट करेंगे। बट इट प्रूव मेयर प्रोक्लेमेशन, लेकिन ये गलत साबित हुआ प्रोक्लेमेशन। इन 1874 द किंग ऑफ बड़ौदा मल्हाराव गायकवाड़ वॉज डिथ्रोन्ड एंड रिप्लेस्ड बाय हिज डिसेंडेंट। और ये क्या हुआ? 1874 में जो किंग थे बड़ौदा के मल्हाराव, उनको गायकवाड़ को डिथ्रोन किया गया, गद्दी से उतार दिया गया और उनको रिप्लेस्ड किया बाय हिज डिसेंडेंट, मतलब उनके ही एनिमीज के थ्रू। इन 1876 क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1876 में हमने आपको बताया था कि अब ये टाइटल इंडिया में भी इनको मिलेगा। तो क्वीन विक्टोरिया जी थी, उनको एज्यूम किया गया टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया से भी। एंड शी द सोल अथॉरिटी ऑफ इंडियन अफेयर्स, और इंडियन अफेयर्स की सोल अथॉरिटी मतलब उनके हाथों में थी, अकेली पावर उन्हीं के हाथों में थी। विद द एमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंट अथॉरिटी इंडिया में आ चुकी थी। द पावर एंड द स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर फर्दर रिड्यूस। जो पावर और स्टेटस था इंडियन प्रिंसेस का वो रिड्यूस हो गया, ख़त्म होने लगा। नाउ इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में कि वो इंडियन स्टेट्स और इनके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इस पे आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली थी अपने हाथों में। दिस गेव अनलिमिटेड पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंटरवेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के जितने भी अंदरूनी काम जो होते थे इंटरनल अफेयर्स, वो भी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतनी अनलिमिटेड पावर हो गई थी कि वो उसके इंटरनल अफेयर्स में भी, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरवेन करने लगे, दखल अंदाजी देने लगे थे। The Governor General Lord Curzon even banned the foreign travel by Indian princes without his permission. गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन थे वो उन्होंने फॉरेन ट्रेवल पे इंडियन प्रिंसेस के द्वारा विदाउट परमिशन बैन लगा दिया। The British government fixed the number of troops that Indian state could maintain and troops were put under the control of the British officer. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ ट्रूप्स मतलब जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं ना, उनकी नंबरिंग भी फिक्स्ड कर दी कि इस स्टेट में, इस इंडियन स्टेट में इतने नंबर ऑफ ट्रूप होने चाहिए और उनको मेंटेन करने का, उन ट्रूप्स को मेंटेन करना, ये सब किसके हाथों में दे दिया? ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों में दे दिया।
1947 माउंटबेटन प्लान प्रोवाइडेड चॉइस टू इंडियन प्रिंसेस टू लीव आइदर अंडर इंडिया और पाकिस्तान। माउंटबेटन ने 1947 में एक प्लान प्रोवाइड करा इंडियन प्रिंसेस को कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंडर के इंडिया के। इन फैक्ट आफ्टर 1857 द ब्रिटिश हैड परस्यूड द पॉलिसी, और इन फैक्ट 1857 के बाद ब्रिटिश ने एक पॉलिसी परस्यूट करी, डिवाइड एंड रूल की। इन इंडिया विच डिवाइड द इंडियन सोसाइटी इंटू टू कैटेगरीज, एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड। और इंडिया में जो ब्रिटिश ने पॉलिसी परस्यूट करी, डिवाइड एंड रूल की, उसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक था एक्सप्लॉयटर और दूसरा था एक्सप्लॉयटेड, मतलब एक्सप्लॉयट करने वाला, और एक्सप्लॉयट मतलब जो उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। द रिलीजियस बाइगेटरी, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म वर द इक्वेशंस इन द कंट्री। जो रिलीजियस बाइगेटरी थी धर्म को लेके, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म, ये सब हमारी कंट्री में हो रहा था। द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर कम्प्लीटली प्लंडर्ड। जो रिसोर्सेज थे इंडिया के वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाले थे, ख़त्म हो रहे थे। नाउ द नीड वॉज टू रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंडिया। और ज़रूरत क्या थी? रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर करने की, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंडिया की। एंड द प्रोसेस बिगेन विद द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंट्री 15 अगस्त 1947। और ये प्रोसेस जो थी इन सब चीज़ों को अचीवमेंट करने की, वो कब तक चली? हमारे देश आज़ाद होने तक, 15 अगस्त 1947 तक ये सारी प्रोसेस हमारे इंडिया में जारी रही, मतलब चलती रही। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखिए आप। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज मेड इन द ईयर, किस ईयर में प्रोक्लेमेशन दिया था क्वीन विक्टोरिया ने? 1858 में। द रूल ऑफ इंडिया वॉज एंट्रस्टेड इन टू हैंड्स ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कब आया? बाय 1858 एक्ट में। फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, कब हुई थी? इन 1865 एट मद्रास। हेड ऑफ द इंडियन सेक्रेटरीट वॉज कॉल्ड, जो हेड थे इंडियन सेक्रेटरीट उनको क्या कहा जाता था? सेक्रेटरी। फिलिप्स। टू हेल्प द वॉइस रॉय डैश मेंबर्स काउंसिल वॉज फॉर्म। वॉइस रॉय की हेल्प करने के लिए कितने मेंबर की काउंसिल फॉर्म होती थी? 4। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म हुई, बनाई गई, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? ब्रिटिशर्स। 1876 द मिनिमम एज फॉर सिविल सर्विसेज वॉज, 1856 में मिनिमम एज सिविल सर्विसेज की क्या थी? 19। टू इम्प्लीमेंट वुड प्रपोजल लॉर्ड रिपन कॉन्स्टिट्यूट डैश कमीशन। जो इम्प्लीमेंट वुड प्रपोजल का बनाया गया था उसमें लॉर्ड रिपन ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया? कौन सी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करी? हंट। तो बेटा ये आपका लेसन नंबर 8, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया आफ्टर 1858 ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया। इसके हमने चूज द करेक्ट भी बता दिए एंड फिलोस भी बता दी। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको कॉपी में नोट करनी है, तो आप बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। और जब ये आप समझें ये लेसन को तो अपनी बुक सामने रख के समझें, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ये चैप्टर में क्या है, क्या पूछा जा रहा है ना, तो आपको आंसर देने में भी ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा, पूरा लेसन कवर हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच।